कल के स्टैटिस्टिक्स के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कि आंकड़ों के स्रोत क्या क्या हैं। कल तक हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा है एक बार उसको अगर हम रिवाइज करें तो हमने आंकड़ों के उद्देश्य, चर क्या हैं, प्रेक्षण क्या होते हैं, चर को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है इत्यादि चीज़ों को पढ़ा है। हमने आंकड़ा क्या है उसको भी समझा है और आज हम लोग इस आंकड़ों के स्रोत को समझेंगे। आखिर ये आंकड़े आते कहाँ से हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इन आंकड़ों को हम संग्रहित कैसे करते हैं। सीधे बिना वक्त गंवाए हम एनसीईआरटी की पुस्तक की ओर चलते हैं और आप देखिए कि ये जो सांख्यिकीय आंकड़े होते हैं ये मुख्य रूप से दो स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं। ध्यान रहे, आंकड़े जो हैं कितने स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं? दो स्रोतों से। पहला जो स्रोत है उसे हम लोग गणनाकार कहते हैं, यानी कि वह व्यक्ति जो आंकड़ों का संग्रह करता है। संग्रह करता है का मतलब जो जांच पड़ताल करता है, पूछताछ करके आंकड़े को एकत्र करता है, उसे हम लोग गणनाकार कहते हैं। ठीक है। और ऐसे आंकड़े जो गणनाकार द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं उसे हम लोग प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। आंकड़े जो हैं दो प्रकार के, आंकड़ों के जो स्रोत हैं दो हैं, जिनमें पहला प्राथमिक आंकड़े और दूसरा जो है उसे हम लोग द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। पहले हम लोग प्राथमिक आंकड़े को कहेंगे, समझेंगे। चूँकि ये जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं इसे प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई जानकारी पर ये आधारित होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। जैसे कि नीचे आपने देखा ना, ये सीधे पूछताछ करके या फिर जांच पड़ताल करके ये आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं गणनाकार के द्वारा और इसीलिए हम लोग इसे प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई जानकारी के आधार पर। जैसे मान लीजिए कोई क्लास है, इस क्लास में आकर के अगर कोई टीचर पूछता है कि इसमें से कितने बच्चों ने आर्ट्स लिया है, कितने बच्चों ने साइंस लिया है, यानी कि जांच परख करके स्वयं उस टीचर के द्वारा गणना की जा रही है, यानी कि जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इसलिए इस आंकड़े को हम प्राथमिक आंकड़े कहेंगे, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई जानकारी के आधार पर आधारित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, दिया भी गया है कि मान लें कि आप विद्यालय के बच्चों के बीच किसी फिल्मी सितारे की लोकप्रियता की जानकारी लेना चाहते हैं। इस संबंध में क्या करेंगे? तो वांछित जानकारी लेने के लिए आपको बड़ी संख्या में विद्यालय के छात्रों से प्रश्न के माध्यम से पूछताछ करनी होगी। इस विधि से आप जो आंकड़े प्राप्त करेंगे उसी आंकड़ों को आप प्राथमिक आंकड़ों का जो है एक उदाहरण कह सकते हैं। हमने आपको क्लास में विषय को लेकर के समझाया। एनसीईआरटी की पुस्तक जो है वो किसी फिल्मी सितारे की लोकप्रियता की जानकारी को एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का प्रयत्न कर रही है कि आपके विद्यालय में जो बच्चे हैं, मान लें कि 100 बच्चे हैं, इन 100 बच्चों से आप किसी एक फिल्मी सितारे की लोकप्रियता के बारे में पूछेंगे तो आपको क्या होगा कि सभी बच्चों से प्रश्नों के माध्यम से पूछताछ करनी होगी और इसके बाद जो आंकड़े प्राप्त होंगे तो उस आंकड़ों को हम प्राथमिक आंकड़े कहेंगे। क्लियर है? अब दूसरी ओर अगर हम चलें तो द्वितीयक आंकड़े, आंकड़े कितने, आंकड़ों के जो स्रोत है उसको हमने दो भागों में बांटा था। पहला प्राथमिक आंकड़े और दूसरा द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े जो प्रत्यक्ष रूप से इकट्ठा किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जांच पड़ताल करके पूछताछ करके जो आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं प्राथमिक आंकड़े। और तो द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं उनको समझिए। कहा जा रहा है कि किसी दूसरी संस्था के द्वारा अगर इन आंकड़ों को संग्रहित और संशोधित किया जाता है तो इन्हें द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। यानी कि अगर एक टीचर ने अपने विद्यालय में किसी फिल्म स्टार के लोकप्रियता के बारे में एक जानकारी निकाली कि विद्यालय में अगर 100 बच्चे हैं जिसमें से 70% बच्चे जो हैं इस फिल्म स्टार को पसंद करते हैं, तो ये टीचर के द्वारा इकट्ठा किया गया यह आंकड़ा प्राथमिक आंकड़ा हो गया। लेकिन अगर इस आंकड़े का प्रयोग कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो वो हो जाएगा द्वितीयक आंकड़ा। यहाँ समझाया भी गया है, कहा गया कि किसी दूसरी संस्था के द्वारा इन आंकड़ों को संग्रहित और संशोधित किया जाता है तो इन्हें द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। इन आंकड़ों को या तो प्रकाशित स्रोतों से, जैसे सरकारी रिपोर्ट हो गया, दस्तावेज, समाचार पत्र, अर्थशास्त्रियों द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं, या किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है जैसे वेबसाइट इत्यादि। अतः जो आंकड़े उन स्रोतों के लिए प्राथमिक हैं जो पहली बार संग्रहित एवं संशोधित करते हैं, बाद में प्रयोग करने वाले सभी स्रोतों के लिए वही आंकड़े जो हो जाएंगे द्वितीयक आंकड़े हो जाएंगे। ठीक है। और द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हमको समय एवं धन की क्या होती है? बचत होती है। फिर से समझिएगा इस लाइन को, क्या कहा जा रहा है। टीचर के द्वारा कलेक्ट किया गया वो आंकड़ा कि 70% बच्चे जो हैं
इस फिल्म स्टार को पसंद करते हैं। ये टीचर के द्वारा ये जो आंकड़े थे प्राथमिक आंकड़े थे, लेकिन इन आंकड़ों को किसी दूसरी संस्था के द्वारा प्रयोग किया गया तो यही आंकड़े अब द्वितीयक आंकड़े बन गए। यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई जानकारी प्राथमिक आंकड़े और उस जानकारी को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा प्रयोग किया जा रहा है तो वही द्वितीयक आंकड़े बन जाते हैं। लोग द्वितीयक आंकड़े को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इससे आपके समय एवं धन की बचत होती है। 3 चीज़ हम लोगों ने अभी तक सीखा। आंकड़े के स्रोत 2 होते हैं। पहला प्राथमिक आंकड़े, दूसरा द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े जो प्रत्यक्ष रूप से जांच पड़ताल कर प्रयोग की जाती है, प्राथमिक आंकड़े। दूसरा उन्हीं आंकड़ों का प्रयोग जो दूसरी व्यक्ति या संस्था के द्वारा किया जाता है तो द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े जो है वो उपयोग करने से होता क्या है? तो समय और धन की बचत होती है। एक उदाहरण से एनसीईआरटी आपको समझाने का प्रयास कर रहा है कि उदाहरण के लिए मान लें कि छात्रों में किसी सिनेमा कलाकार की लोकप्रियता के बारे में आंकड़ों को एकत्र करने के पश्चात आप एक रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। यदि आपके द्वारा संग्रह किए गए आंकड़ों का उपयोग कोई इसी तरह के किसी अध्ययन के लिए करता है तो उसके लिए द्वितीयक आंकड़े, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर समझाया, यानी आपके द्वारा जो जानकारियाँ निकाली गई थी उसी का प्रयोग कोई भी व्यक्ति अगर करता है या संस्था करती है तो वही आंकड़े जो हैं द्वितीयक आंकड़े बन जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े दोनों में आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हुआ होगा। अब सवाल उठता है, हम लोगों ने आंकड़ों के स्रोतों को तो समझ लिया, अब सवाल उठता है कि आखिर ये आंकड़े संग्रहित कैसे किए जाते हैं, कहाँ से आते हैं, स्रोत क्या है? ये तो आप समझ गए। या तो डायरेक्ट इसकी जानकारी ली जाती है या किसी बुक के माध्यम से या किसी वेबसाइट के माध्यम से जो द्वितीयक आंकड़े बन जाते हैं। लेकिन ये आंकड़े को कलेक्ट कैसे किया जाता है, संग्रहित कैसे किया जाता है, इसके बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि क्या आप जानते हैं कि कोई विनिर्माता और अपने किसी उत्पाद के संबंध में वो कोई राजनीतिक पार्टी किसी उम्मीदवार के विषय में कैसे निर्णय करती है? यानी कि अगर कोई कंपनी है जो किसी प्रोडक्ट को बनाती है या कोई अगर एक पार्टी है उसको चुनाव में किसी उम्मीदवार को उतारना है तो कैसे यह निर्णय लेती है कि एक कंपनी यह कैसे निर्णय लेती है कि हमें किस प्रोडक्ट को बनाना है, या एक पार्टी यह कैसे निर्णय लेती है कि इतने कार्यकर्ताओं के बीच किस व्यक्ति को टिकट दिया जाए जिसके जीतने की संभावना है। तो ऐसे में होता क्या है कि अगर वो कंपनी है तो उत्पाद विशेष पर, या अगर वो पार्टी है तो उम्मीदवार विशेष के बारे में जन समुदाय से प्रश्नों के माध्यम से वो क्या करते हैं? सर्वेक्षण करते हैं। सर्वेक्षण का मतलब सर्वे करते हैं। ये सर्वे कर पता किया जाता है कि किस व्यक्ति की गुण क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनकी उपयोगिताएं क्या हैं। जैसे आपकी एनसीईआरटी कहती है कि ये जो सर्वेक्षण होता है इसका उद्देश्य कुछ विशिष्टताओं जैसे कीमत, गुणवत्ता, उपयोगिता, ये उत्पाद के संबंध में, और लोकप्रियता, ईमानदारी और निष्ठा उम्मीदवार के संबंध में, इसके बारे में जानकारी एकत्र करना होता है। सर्वेक्षण का उद्देश्य जो होता है आंकड़ों को संग्रहित करना होता है। सर्वेक्षण ही वह विधि है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से सूचनाएं एकत्र की जाती है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ 2 बातें बताया है एनसीईआरटी ने। एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है किसी कंपनी का, एक एग्जाम्पल दिया है किसी पार्टी का। अगर किसी कंपनी, किसी फर्म, किसी उद्योग को कोई प्रोडक्ट बनाना है तो स्वाभाविक है कि यह निर्णय वो कैसे लेगी कि किस वस्तु का वो उत्पादन करे। तो वो देखेगी कि इस वस्तु की गुण क्या है, उस वस्तु की उपयोगिता क्या है, उस वस्तु की कीमत क्या है, और इसके आधार पर ही वो तय करेगी कि हाँ भाई इस वस्तु की उपयोगिता है, गुण बेहतर है, कीमत का क्या है। इसके आधार पर वो उद्योग ये निर्णय लेगी कि उसे किस वस्तु का उत्पादन करना है। अब एक पार्टी है, वो किस उम्मीदवार को टिकट देगी चुनाव लड़ने के लिए, इसके लिए वो जानेगी कि उस व्यक्ति की समाज में लोकप्रियता क्या है, उस व्यक्ति के समाज में ईमानदारी क्या है, उसकी निष्ठा क्या है। उसके बाद ही वह पार्टी उस व्यक्ति को टिकट देती है। यानी कि ये सारी चीज़ों को पता करने का मतलब है कि वो सर्वे का बात हो गया, यानी कि सर्वेक्षण करती है कि किस प्रकार से वो वस्तुओं का उत्पादन किस वस्तु का करे, या किस व्यक्ति को वो टिकट दे जिसकी लोकप्रियता ज़्यादा होगी, ईमानदारी ज़्यादा होगी, निष्ठा ज़्यादा होगी। सर्वेक्षण के आधार पर जो सही निकलेगा उसी को वो टिकट देंगे। यानी कि अगर बोला जाए कि सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है तो आंकड़ों को संग्रहित करना है। जितने आंकड़े हैं, कोई कहेगा कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा है, कोई कहेगा कि वो व्यक्ति अच्छा है, कोई कहेगा कि ये व्यक्ति अच्छा है। इन आंकड़ों को संग्रहित करना ही सर्वेक्षण का उद्देश्य होता है। और सर्वेक्षण क्या है, अगर ये सवाल आएगा तो ध्यान रखिएगा कि सर्वेक्षण वह विधि है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से सूचना एकत्र की जाती है।
हम जाएंगे तो किसी व्यक्ति से सूचना एकत्र जो कर रहे हैं, विभिन्न व्यक्तियों से एकत्र की गई सूचनाएं जो हैं वही सर्वेक्षण कहलाती है। और इसका जो उद्देश्य होता है, सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है वो है आंकड़ों को एकत्रित करना, संग्रहित करना। क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं सर्वेक्षण के साधनों की तैयारी। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में आप जितना कुछ समझ पाए हैं, आंकड़े कैसे संग्रहित किए जाते हैं और आंकड़ों के स्रोत क्या हैं। दो स्रोत, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। संग्रहित कैसे किए जाते हैं, सर्वेक्षण के आधार पर किए जाते हैं। सर्वेक्षण क्या है, तो सर्वेक्षण वह विधि है जिसके द्वारा भिन्न व्यक्तियों से सूचना एकत्र की जाती है। और सर्वेक्षण क्यों किए जाते हैं, तो इसका उद्देश्य होता है आंकड़ों को संग्रहित करना। इस वीडियो में आपको किसी प्रकार की अगर दिक्कत हुई हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा।